बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटी हमारा चल रहा है और उसमें हमारा लास्ट टाइम जो टॉपिक चल रहा था वो था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आज इसी टॉपिक को हमने आगे लेकर चलना है। लास्ट टाइम इस टॉपिक के अंदर हमने फ्लैजेला के बारे में पढ़ा था, पिलाई और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा था, और मेजर जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था सेल एनवेलप, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर जितना भी मैट्रिक्स होती हैं, जो लेयर्स का कंप्लेक्स बना होता है, उसे हम क्या नाम देते होते हैं? सेल एनवेलप का नाम देते होते हैं। उसमें कैप्सूल था, उसमें सलाइन था और उसमें सेल वॉल था। और सेल वॉल की बेस पर हमने बैक्टीरिया को दो टाइप, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये सारी बातें हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इनके बाद भी आज कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम, मेसोसोम्स, ये भी बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। उसमें से नंबर 1 देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसमें आपको पता है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन चैप्टर 4 के अंदर हमने पढ़ा था, वो हर सेल का एक लाजमी हिस्सा होता है, चाहे सेल यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो या किसी भी तरह का हो। जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल होगा तो उसका एक जो एसेंशियल पार्ट होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। वो कहता है बीनीथ द सेल वॉल, सेल वॉल के नीचे जो है वो सेल मेम्ब्रेन हुआ करती है। बहुत थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बहुत बारीक होती है, नाजुक होती है, एंड कंप्लीटली सराउंड द सेल। और पूरी की पूरी तरफ से ये जो ब्लू कलर से जो है वो नजर आ रही है आपको, ये बेसिकली उसकी क्या बनाई गई है? सेल मेम्ब्रेन बनाई गई है, जो उसके सेल को चारों तरफ से बाहर से क्या कर रही है? कवर कर रही है। देन कहता है ये वेरी डेलिकेट होती है। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, बहुत नाजुक होती है। क्यों? क्योंकि इसको पहुंचने वाला कोई भी तो हल्का सा जो नुकसान है वो पूरे के पूरे सेल की जो है वो डेथ करवा सकता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है ना। और इसकी क्या होती है? ये थिन और फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये काफी ज्यादा क्या होता है? ये सेल नाजुक होता है। अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की जो सबसे बड़ी वजह होती है, वो बड़ी वजह ये होती है कि इस प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। हमने चैप्टर 4 के अंदर यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां पे हमने देखा उसमें लिपिड्स हैं, उसमें प्रोटीन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो आपको पता है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल होती है, लिहाजा ये क्या करती होती है? ये ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती होती है कि सेल के अंदर आने वाली जितनी भी चीजें हैं, लाइक वो कहता है प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, शुगर्स हैं, या इलेक्ट्रॉन्स की इनकमिंग आउटगोइंग है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो सेल मेम्ब्रेन इसको कंट्रोल किया करती होती है। और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम भी मौजूद होते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व जितने भी एंजाइम होते हैं उनको हम रेस्पिरेटरी एंजाइम कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल का होता है कि उसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है। लेकिन जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के इस्तेमाल करते हुए रेस्पिरेशन करते हैं, जिन्हें हम एरोबिक बैक्टीरिया का नाम देते होते हैं, क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता, लिहाजा इनके जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के पास मौजूद हुआ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसे हम कहते होते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। The substances present between cell membrane and nuclei are called cytoplasmic matrix। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहे तो इस तरह से करते होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर इसके न्यूक्लियोइड तक का फैला ये जितना भी ये जो फ्लूइड, सेमी फ्लूइड लाइक पार्ट है, इसे हम क्या कहते होते हैं? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते होते हैं। अब इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर इसकी सारी की सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद है। इसके अलावा साइटोस्केलेटन मौजूद होता है। साइटोस्केलेटन के अंदर अगर हम बात करें, चैप्टर 4 के अंदर हमने पढ़ा था कि ये ऐसी बेसिकली ट्यूब्यूल्स का बना एक नेटवर्क होता है जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसमें हमने पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। लिहाजा यहां पर जो बैक्टीरियल सेल के साइटोस्केलेटन के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। उसके बाद इसकी जेल लाइक अपीयरेंस होती है, और ये जेल लाइक होता है इस तरह से कि इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमीनो एसिड वगैरह जो होते हैं, इसके अंदर मूव कर सकते होते हैं। अब इसके अंदर एक डेफिनेशन दी हुई है, इसे हम कहते होते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट कैन बी डिफाइंड एज सेल मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग विद इन इट। सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर मौजूद जितना कुछ है सारा का सारा जो है वो कुल मिलाकर क्या कहते होते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते होते हैं। अब बेसिकली बात ये है बच्चे, प्रोटोप्लास्ट की जो टेक्निकल टर्म है वो ऐसे तमाम सेल्स के लिए यूज होती है जिनके बाहर सेल वॉल मौजूद होती है। प्लांट सेल की बात कर लें, फंजाई सेल की बात करें या बैक्टीरियल सेल की बात करें, ऐसे वो तमाम तर सेल
जिनके बाहर सेल वॉल मौजूद होती है, उसके लिए हम प्रोटोप्लास्ट का टेक्निकल टर्म यूज करते हैं कि उस सेल की सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ है, मतलब उसमें उसकी सेल वॉल इंक्लूड नहीं होगी, तो उसके लिए हम टेक्निकल टर्म यूज करते होते हैं सेल मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग विद इन इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। वो कहता है कि सेल में प्रोटोप्लास्ट होती है और जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है वो एक अहम हिस्सा होता है प्रोटोप्लास्ट का, और इसके अलावा जो होता है वो न्यूक्लियाइड भी इसी का हिस्सा होता है। अब इसके अलावा वो कहता है कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर और काफी ज्यादा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लाइक अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियाइड है, राइबोसोम, स्पोर्स, सिस्ट वगैरह, ये सारे के सारे जो है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। अगली बात करें तो आता है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड के डिफरेंट नेम है, इसको न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं, इसको क्रोमेटिन बॉडी भी कहते हैं, इसको न्यूक्लियर रीजन भी कहा जाता है। तो ये इसके डिफरेंट नाम है जो इसके जो बैक्टीरिया के न्यूक्लियाइड के लिए यूज किए जाते हैं। ज्यादातर न्यूक्लियाइड ही वर्ड यूज होता है। जैसे कि आपको पता है बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल होने की वजह से इसके पास डेफिनिट न्यूक्लियस, एक वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते होते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते होते हैं। इसका जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, दीज आर फाउंड नियर टू दी सेंटर ऑफ सेल। सेल के ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर जो है वो इसका डीएनए मटेरियल, ये है इसका हेरिडिटी मटेरियल जो है वो पाया जाता होता है। इसका जो डीएनए होता है बच्चे, डीएनए क्या होता है, सिंगल होता है, लार्ज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। अब इसके पास यानी कि प्रॉपर न्यूक्लियस ना होने की वजह से जो इसका डीएनए होता है या इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, उसके बाहर कोई न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं होती। वो कहता है कि इसका जो न्यूक्लियाइड होता है उसकी इर्रेगुलर शेप होती है, मींस आप इस तरह से बना लें, ठीक है जी, ये इस तरह से बना लें तो इसकी क्या होती है, इर्रेगुलर शेप होती है, बज़ाहिर कोई भी इसकी प्रॉपर शेप मौजूद नहीं होती। जबकि इसका अगर हम बात करें डीएनए की, वो एक एक्सट्रीमली लॉन्ग, वो कहता है काफी लेंथी जो है वो उसका थ्रेड होता है जो कि टाइटली बाउंडेड होता है। और उसके बाद बैक्टीरिया हैव सिंगल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया के पास एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, इस वजह से हम कहते होते हैं कि बैक्टीरिया हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड ऐसे सेल को कहते होते हैं जिसके पास प्रॉपर्टीज का एक सेट मौजूद हो, उसे हम हैप्लॉइड कहते होते हैं। और उसको हम किससे जाहिर किया करते होते हैं, जस्ट एन से जाहिर किया जाते हैं। तो ये बच्चे एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपसे, बैक्टीरिया हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है या पॉलीप्लॉइड ही है, तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होता है। अब इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाहता है कि न्यूक्लियस के इसका तो मौजूद नहीं होता, इसका डीएनए मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है और वो सिंगल एक लॉन्ग थ्रेड होता है, एक ही थ्रेड होता है, लेकिन वो अपने ऊपर टाइटली बाउंड होकर वो क्या बनाता है, एक इर्रेगुलर शेप बनाता है। उसे हम क्या नाम देते होते हैं, न्यूक्लियाइड का नाम देते होते हैं। अब यहां पर उसने बताया भी है, वो कहता है कि यहां पर एक बात ये उसने ऐड की है, वो कहता है कि अगर जो बैक्टीरिया का डीएनए है सेल के अंदर आपने वाज़ेह तौर पर माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता होता है, खासतौर पर लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए, उसके लिए हमें एक केमिकल है फ्यूलजिन, उसके साथ उसकी क्या करवानी पड़ती है, स्टेनिंग करवानी पड़ती है। स्टेनिंग आपको पता है कि हम लास्ट टाइम हमने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक भी डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो क्या किया जाता होता है, एक आर्टिफिशियल कलर जो है वो अप्लाई किया जाता होता है, जो कि फिर आगे हमें बताता है कि इसकी केमिकल नेचर जो है वो किस तरह की है। तो कहता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, ये भी एमसीक्यूज में आता होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया के न्यूक्लियाइड को वाज़ेह तौर पर देखने के लिए उसके लिए फ्यूलजिन जो है वो उसकी हमें स्टेनिंग करवानी पड़ती है। इसके अलावा एस्चेरिचिया कोलाई की अगर हम बात करें, यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल उसने बताया कि न्यूक्लियाइड का थ्रेड जो है वो कितना लेंथी हो सकता है, तो उसने कहा कि एस्चेरिचिया कोलाई का थ्रेड जो है वो कितना लेंथी हो सकता है, तो उसने कहा कि एस्चेरिचिया कोलाई का जो थ्रेड होता है उसकी लेंथ जो है वो 14,000 माइक्रोमीटर होती है। उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 14,000 माइक्रोमीटर। ओके, उसके बाद फिर है हमारे पास प्लाज्मिड। हर बैक्टीरिया के अंदर नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया है उनके पास मेजर डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा
डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है, उसे हम क्या नाम देते होते हैं? प्लाज्मिड का नाम देते हैं। जैसे कि इस सेल के अंदर आपको शो किया गया है, ये इसका सेल है, ये इसका मेजर जो है वो न्यूक्लियाइड है, ये इसका क्रोमेटिन बॉडी है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा एक्स्ट्रा सर्कुलर जो है वो डीएनए शो किया गया है, इसे हम क्या नाम देते होते हैं? प्लाज्मिड का नाम ही देते हैं। बच्चे ये भी डीएनए ही होता है, यानी कि ऐसा समझ लें कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास दो तरह का डीएनए होता है। एक वो डीएनए होता है जो उसकी बॉडी के सारे फंक्शन, उसकी ग्रोथ, उसकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन इसके अलावा एक और भी डीएनए होता है, उसे हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। ये बॉडी की ग्रोथ और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी नहीं होता। अब इसके पास होता क्या है? इसके पास ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो क्या करवाते हैं? ड्रग रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, हैवी मेटल्स के खिलाफ जो है मुजाहिमत रखते हैं, डिजीज का काज करते हैं और इंसेक्ट पेस्ट के अटैक से बचा सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? ये ऐसे जीन्स होते हैं प्लाज्मिड के पास जो खास तौर पर इसके डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। यानी बैक्टीरिया अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो है वो ऐसे जीन्स जो है वो रखता होता है। वो रखता कहाँ पे है? उसके प्लाज्मिड के अंदर, जो क्या करवाते होते हैं? ड्रग रेजिस्टेंस करवाते हैं, हैवी मेटल से बचाते हैं, डिजीज से और इंसेक्ट पेस्ट से बचाते होते हैं। और आपको ये भी पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो एज अ वेक्टर यही प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया का, जिसको यूज किया जाता होता है। वेक्टर एक ऐसा सपोर्ट होता है, एक ऐसा कैरियर होता है जिसके जरिए हम डिजायर्ड जीन जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते होते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चे राइबोसोम। राइबोसोम आपको पता है ये बेसिकली पार्टिकल होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो ग्रैनुलर फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। तो सेम इसी तरह से राइबोसोम जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। अब बैक्टीरियल सेल के भी राइबोसोम जो है वो आरएनए और प्रोटीन से बनते होते हैं। कभी कभी ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी लूजली अटैच हो सकते हैं, टाइटली अटैच नहीं होते, लेकिन ये फ्री फॉर्म के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाए जाते हैं। और आपको पता है राइबोसोम क्या प्रोड्यूस करते होते हैं? प्रोटीन प्रोड्यूस करते होते हैं। और चैप्टर 4 के अंदर ही हमने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में फर्क होता है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो साइज में बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक जो है वो साइज में छोटा होता है। लिहाजा जो राइबोसोम बैक्टीरिया का है ये साइज में छोटा होता है और इसका जो पार्टिकल होता है वो बेसिकली बनता होता है 70s का, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो बनता होता है वो 80s का होता है। राइबोसोम की बात करें तो जो बैक्टीरियल राइबोसोम है वो 70s का पार्टिकल बनाता है। और आपको पता है राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट। इसका जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50s का होता है और जो स्मॉलर होता है वो 30s का होता है। लेकिन ये दोनों जब पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो जो फाइनल राइबोसोम का पार्टिकल बनता होता है वो बनता होता है 70s का। उसके बाद मीजोसोम्स की अगर हम बात करें तो इसको इसने फर्स्ट डेफिनेशन की हुई है। वो कहता है कि सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट इनवर्ड, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसती है एंड फॉर्म स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, जो है वो एक खास तौर के जो है वो स्ट्रक्चर बनाती है, उसे हम क्या कहते होते हैं? मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम्स इनकी शेप की अगर हम बात करें, इनकी जो शेप है वो वेजिकल लाइक हो सकती है, ट्यूबुलर हो सकती है, लैमिला हो सकती है। वेजिकल बच्चे हम कहते होते हैं एक ऐसी चीज जो बाहर से मेम्ब्रेन से सराउंडिंग हो, इसे हम वेजिकल का नाम देते होते हैं। उसके बाद उसकी जो शेप है वो ट्यूब लाइक हो सकती है, लैमिला होती है तहदार, ठीक है जी। तो जो है वो इस तरह से वो कहता है तहदार जो है वो चीजें बना सकता होता है। तो कहता है बेसिक होता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, इन्वेजिनेट होने के बाद वो क्या बनाती होती है? डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाती होती है। इन स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते होते हैं? मीजोसोम्स का नाम देते होते हैं। इनकी शेप वेजिकल, ट्यूबुलर या लैमिला की तरह हो सकती है। और सबसे अहम बात जो मीजोसोम के बारे में ये है कि इसके पास एंजाइम मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? एंजाइम। किस तरह के एंजाइम? ऐसे एंजाइम जो क्या करवाएंगे? डीएनए को रेप्लिकेट करवाते हैं, रेस्पिरेशन करवाते हैं, सेल की डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा जो एक्सोसेलुलर एंजाइम होते हैं उनके एक्सपोर्ट में भी अहम किरदार अदा करते होते हैं मीजोसोम। अब इसका मतलब ये है कि बेसिकली मीजोसोम सेल के ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके पास स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद होते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती, लिहाजा उसने अपने एंजाइम को भी स्टोर करने के लिए एक छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज डेवलप करवाए हैं, उन्हें हम क्या नाम देते होते हैं? मीजोसोम। सेल डिवीजन के हों, उसकी ग्रोथ के हों, उसके डीएनए को रेप्लिकेट करने के हों, ये जितने भी एंजाइम होते हैं इंक्लूडिंग रेस्पिरेशन के जो एंजाइम है वो बेसिकली कहां पर मौजूद होते हैं? मीजोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। और चूंकि ये वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाते होते हैं, लिहाजा एक्सोसेलुलर एंजाइम, अब एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, सेलुलर सेल, ऐसे वो तमाम तरह एंजाइम
जो सेल से बाहर जाकर अपना फंक्शन अंजाम देते होते हैं उन्हें हम एक्सोसेलर एंजाइम का नाम देते होते हैं। तो कहता है कि जितने भी एक्सोसेलर एंजाइम होते हैं उनके लिए भी जो अहम किरदार अदा करते होते हैं वो होते हैं मीजोसोम्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज। कहता है क्योंकि बैक्टीरिया जो है कंपिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, क्योंकि जहां पे बैक्टीरिया रहता है वहां पे और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते होते हैं, लिहाजा उसके अंदर एक रुझान पाया जाता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट है उनको स्टोर कर सकता होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है वो बेसिकली क्या होता है, वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में करता होता है। उन्हें हम ग्रेन्यूल या स्टोरेज बॉडीज का नाम देते होते हैं, जिसमें वो कहता है कि ये ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकता है, सल्फर को, फैट्स को, इसी तरह फास्फेट वगैरह इन चीजों को जो है वो क्या है अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकता होता है। और इसके अलावा सिर्फ यूजफुल ही नहीं, बाज़ औक़ात ये होता है अपनी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है लाइक अल्कोहल है, एस्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, इनको भी वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकता है और उसके बाद गाहे बगाहे बॉडी से एलिमिनेट करता रहता है। अब बॉडी के अंदर चाहे वो यूजफुल मटेरियल को स्टोर करे या वेस्ट मटेरियल को, उसके फॉर्म में बनने वाले जो वेसिकल्स होते हैं या ग्रेन्यूल्स होते हैं उन्हीं को ग्रेन्यूल या स्टोरेज बॉडीज का नाम दिया जाता होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पोर्स। स्पोर्स कहते हैं बेसिकली ये मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट होते हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड एट द लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ। स्पोर्स बेसिकली क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड ऑफ बैक्टीरिया है कि जो बैक्टीरिया होता है वो अपनी लाइफ के जब एंड स्टेज की तरफ जाते हैं, लास्ट स्टेज की तरफ जाते हैं, तो वो क्या करते होते हैं, वो स्पोर्स बनाते होते हैं जो मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे स्पोर के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही होती। ठीक है जी। अब ये जो स्पोर्स होते हैं अब दो तरह के होते हैं, एक ऐसे स्पोर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर बनते होते हैं, उनको हम एंडोस्पोर का नाम देते होते हैं, और कुछ ऐसे स्पोर होते हैं जो बॉडी से या सेल से बाहर बनते होते हैं, उनको हम क्या नाम देते होते हैं, एक्सोस्पोर का नाम देते होते हैं। जो कि जैसे कि आपको यहाँ पे ये रेड कलर से जाहिर किया गया है कि मतलब ये वाला जो स्पोर है ये वो सेल के अंदर बन रहा है, इसको हमने एंडोस्पोर का नाम दिया। अब ये वाला जो है वो सेल के बाहर बन रहा है तो इसको हम क्या नाम देते होते हैं, एक्सोस्पोर का नाम देते होते हैं। तो ये बेसिकली उसकी जो है वो साइट बताएगी कि वो बेसिकली अगर सेल के अंदर बन रहा है तो एंडो, सेल से बाहर बन रहा है तो एक्सोस्पोर कहता होता है। अब इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट होते हैं, हार्ड होते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस से रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है जी। लाइक लाइट है, हाई टेम्परेचर है, डेजिकेशन है, पीएच, केमिकल्स, इन तमाम चीजों को ये क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं। खासतौर पर इसका मतलब ये है कि जो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनको ये पास आउट करके जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी दोबारा ये स्पोर जर्मिनेट करके एक कंप्लीट सेल बना देते होते हैं। और उसके बाद आखिरी आता होता है सिस्ट। जब भी कभी बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल कंडीशंस हार्श हो जाती है उस दौरान जो है बैक्टीरिया अपने गिर्द एक होल बनाता है, उसे हम क्या नाम देते होते हैं, सिस्ट का नाम देते होते हैं। ये डॉर्मेंट होता है, थिक वॉल्ड होता है, डेजिकेशन रेजिस्टेंट होता है एंड डिवेलप ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन। और सेल्स के जब डिफरेंशिएशन होती है उसी दौरान ही जो है वो सिस्ट डिवेलप होता है। लेकिन सिस्ट के बारे में एक बात याद आपने रखनी है कि ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होता। हीट रेजिस्टेंट ना होने की मेन वजह जो होती है वो बेसिकली क्या होता है कि पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। पॉलीसेकेराइड से बनने की वजह से जो है वो सिस्ट जो है वो हीट रेजिस्टेंट नहीं होता। इसके अलावा बाकी जितने भी अदर एडवर्स या हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको ये बेयर कर सकता है। तो बच्चे यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया वो कंप्लीट हुआ है। आज के टॉपिक के अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, न्यूक्लियाइड, मीजोसोम, राइबोसोम्स, स्टोरेज बॉडीज एंड ग्रेन्यूल्स और सिस्ट के बारे में देखा है। इस बारे में आपका जो भी क्वेश्चन हो बच्चे आप डायरेक्ट ग्रुप के अंदर हम वो डिस्कस कर सकते हैं। लिहाजा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।